सो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चैप्टर हमने क्लास 12 के अभी तक फिनिश किए हैं। ओके बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए दो जगह पर काम आने वाला है। एक तो आपके बोर्ड में और दूसरा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो अभी तक जो आपने 3 चैप्टर्स पढ़े हैं उस पर आपको समझ में तो आ गया होगा कि 12th का लेवल कैसा है। ठीक है, 12th का लेवल कैसा है। ओके, तो बेटे इसका जो लेवल है 11th से थोड़ा ऊंचा ही है। ओके, तो आपको मेहनत भी पहले से थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। ठीक, तो अभी से अपने आप को एनालाइज करो और इन तीनों चैप्टर्स के ऊपर अपने आप को जज करो कि मेहनत आपकी पूरी पड़ रही है या फिर और उसे एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बेटे उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है और हमेशा 1, 2, 3 चैप्टर के बाद अपने आप को जज करो कि हमें कहाँ डिफिकल्टी आ रही है। ये जो 3 चैप्टर मेरे हुए हैं वो हमारा परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, कौन सा वीक एरिया रह गया है, उसके ऊपर हमें काम करना है। ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर देखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा, तो ये 3 चैप्टर फिनिश करने के बाद हम लोग बात करने वाले हैं अगले चैप्टर की, अगले यूनिट की बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और वो यूनिट होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है बेटा? इसमें हम लोग है ना पढ़ते हैं करंट का इफेक्ट। जैसा मैंने बताया था बेटा लास्ट लेक्चर में कि करंट के 3 इफेक्ट होते हैं। एक हीटिंग इफेक्ट, दूसरा केमिकल इफेक्ट और तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट हमने लास्ट चैप्टर में ही फिनिश किया था। केमिकल इफेक्ट हमें पढ़ना नहीं है और मैग्नेटिक इफेक्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटे, तो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है ना, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये सारे चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस ब्रांच में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वो ब्रांच है जहां हम है ना पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। सो हम डिफाइन कर सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर है मेरी बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से समझें। तो बेटे एक साइंटिस्ट थे, नाम था हेनरी ऑयरस्टेड। ठीक है, हेनरी ऑयरस्टेड। इस साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से था, एक कंडक्टर लिया बेटा, उसके सामने में एक है ना, उसके पास में एक मैग्नेटिक निडल रख दिया, मैग्नेटिक निडल रख दिया। ठीक है, अब जब उन्होंने देखा कि इसमें कोई करंट नहीं पास हो रहा है, इस कंडक्टर में करंट 0 है, तो ये जो मैग्नेटिक निडल था वो कैसे शो कर रहा था? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्थिर था। क्योंकि नॉर्मली है ना, नॉर्मली कोई भी मैग्नेट किधर शो करता है बेटा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही शो करता है ना। अगर वो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करता है। ठीक, तो यहाँ पर अभी करंट 0 था, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो कर रहा था, मतलब यहाँ पर इस मैग्नेटिक निडल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, वो इंडिपेंडेंट था। बट उन्होंने क्या किया, इसके अंदर अब करंट फ्लो कराना शुरू किया। करंट फ्लो कराना शुरू हुआ तो बेटा अब ये करंट 0 नहीं रहा। अब क्या देखा गया कि ये जो मैग्नेटिक निडल था ना, उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। जब उसमें करंट सेट किया गया है ना, उसमें से करंट फ्लो कराने लगे, तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक निडल था अब वो नॉर्थ साउथ की जगह वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। अब कोई मैग्नेटिक निडल यानी मैग्नेटिक निडल क्या है? मैग्नेट है। अब कोई मैग्नेट कैसे डिफ्लेक्ट हो सकता है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा ही हो सकता है। मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड में लगेगा। यानी कि ये जो मैग्नेटिक निडल है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुका है। यही बात यहाँ से समझ में आती है। ठीक है, तो इससे उन्होंने
और ये भी फैक्ट है, क्योंकि जब तक करंट नहीं था इस पे कुछ कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, इसमें करंट फ्लो होने के बाद ही इस पर इफेक्ट हुआ, मतलब वो करंट की वजह से ही हो रहा है, ये भी बात फैक्ट है ना, ये भी बात यहाँ से प्रूफ होता है। तो हेनरी ऑस्टिन ने बोला कि भैया हो ना हो, एक करंट जो होता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, वो अपने चारों तरफ क्या करता है, फील्ड डेवलप करता है। अच्छा, करंट मतलब आप क्या समझते हो बेटा? करंट का मतलब होता है मूविंग चार्ज, चार्ज ही तो मूव करते थे, फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर फ्लो ना करे चार्ज तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। तो वहां पर चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज मोशन में है, यानी मूविंग चार्ज है, ठीक है। तो मूविंग चार्ज जो है उसके कारण करंट बनता है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो हम दोनों चीजें कह सकते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर एक मूविंग चार्ज, ठीक है, क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ध्यान से समझें, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं बेटा, ए मूविंग चार्ज और अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। ये मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट in space. This phenomena is called magnetic effect of electric current. इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आ गई बात समझ में? ओके। अब देखो बेटा, यहां पर हमारा एक वर्ड यूज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे, मैंने आपको कई बार कहा है कि जो फोर्स होता है नेचर में वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा फोर्स होता है जिसे अप्लाई करने के लिए आपको टच करने की जरूरत पड़ती है, यानी कांटेक्ट की जरूरत होती है। लाइक मुझे अगर किसी को स्लैप करना है तो मैं ऐसा दूर से ही तो नहीं स्लैप कर सकता, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, उससे टच करना पड़ेगा, कांटेक्ट होगा, तब जाकर के क्या होगा, उसके ऊपर मेरा फोर्स अप्लाई होगा, फैक्ट है। लेकिन ठीक है, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जिसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ये दूर से ही काम कर लेते हैं। ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं फोर्स एट अ डिस्टेंस, ठीक। लाइक हमने क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था, ग्रेविटेशन में हमने ग्रेविटी पढ़ा था। ग्रेविटी क्या है, वो फोर्स है जो अर्थ किसी बॉडी पर लगाता है, ठीक है बेटा। तो अगर इस पेन को देखूं, इस मार्कर को देखूं, यहां से मैं अगर रिलीज कर दूं तो ये क्या होता है बेटा, अपने आप ग्राउंड की तरफ चल देता है ना। ग्राउंड ने इसे क्या कर लिया, खींच लिया। अब ग्राउंड ने इसको खींचने के लिए ऐसा तो नहीं किया कि ग्राउंड से कोई चीज आया, इसको पकड़ा और खींच के ले गया, ऐसा नहीं किया, है ना। ऑटोमेटिकली इसे दूर से ही क्या किया, अपनी ओर खींच लिया, ठीक है। तो यहां पर किसी कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, ओके। तो ऐसा जो भी फोर्स होता है बेटा जिसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, दूर से ही एक्ट हो जाता है, उन सबको हम फील्ड वाले फोर्स कहते हैं या फोर्स एट अ डिस्टेंस कहते हैं। इन सारे फोर्सेस में आप एक चीज कॉमन देखोगे कि इनमें फील्ड होते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल के केस में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड देखा, अभी अभी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, वहां आपने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और दो चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट या तो रिपेल कर सकते हैं दूर से ही। तो वहां पर भी एक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइकवाइज यहां पर मैग्नेट में भी आप जानते हो, बचपन से जानते हो, बचपन से हम खेला करते थे, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट दूर से ही खींच लेता था, दूर से ही भगा देता था, रिपेल कर देता था। तो ये सारे फोर्सेस क्या है, फोर्स एट अ डिस्टेंस के एग्जांपल है, और इन सब में एक चीज कॉमन है कि इनमें फील्ड जरूर होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा मैग्नेट भी क्या करता है, फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की।
नेक्स्ट हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड देखें। तो जैसा मैंने बोला कि एक मैग्नेट हो, कोई मूविंग चार्ज हो, या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, ये सब के सब क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो स्पेस, वो रीजन, वो क्षेत्र जहां पर कोई मैग्नेट आए तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग जाए, है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा इसे द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और a moving charge or a current carrying conductor the space around a magnet or a moving charge or a current carrying conductor in which magnetic effect can be experienced is called magnetic field। क्लियर है। अब इसे शो कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय बी से शो करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को। इसको और कई नामों से जानते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो बेटा इसे हम बी से शो करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है, इट्स एसआई यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और वेबर को हम WB से शो करते हैं, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसे ही शॉर्टकट में टेस्ला कहा जाता है, टेस्ला, ठीक है बेटे। तो इन सारे नामों से इसे हम इसके एसआई यूनिट को पुकारा करते हैं, ओके। इसका सीजीएस यूनिट भी होता है, इट्स सीजीएस यूनिट इज, ओके, इट्स सीजीएस यूनिट इज गॉस। क्या कहलाता है बेटा, गॉस, ओके। इसको कैपिटल G से शो करते हैं। इसके एसआई यूनिट टेस्ला और सीजीएस यूनिट गॉस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, ठीक है बेटे। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है बेटा, 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है, अक्सर यूज होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अलावा इसके ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, कैसे पता करेंगे, तो जिस पॉइंट पर आपको क्या करना है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, वहां पर आप क्या करें, एक मैग्नेटिक निडल रख दें, उस मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ जिधर शो करेगा वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट is along the direction in which north pole of
मैग्नेटिक निडल इंडिकेट्स, ठीक है। ये होता है उसको डायरेक्शन को पहचानने का तरीका। क्लियर है मेरे बच्चे? बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो हमें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन्हें किन किन नामों से जानते हैं, इसका एसआई यूनिट। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटे अगर हमें किसी चीज का मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ना है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करना है, तो ऑब्वियसली पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसका मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। देन ओनली आप क्या कर पाओगे, आगे की चीजें आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, है ना बच्चे? क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, है ना, दो साइंटिस्ट ने बहुत बेहतरीन काम किया और उनका नाम था बायोट और सेवर्ट, ठीक है। क्या नाम था उनका? बायोट और सेवर्ट। बायोट सेवर्ट दोनों को मिल करके क्या कहा जाता है? बायोट सेवर्ट। और इन्होंने जो लॉ दिया मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए, वो कहलाता है बायोट सेवर्ट लॉ। क्लियर बच्चे? क्या नाम है इसका? बायोट सेवर्ट लॉ। इन्होंने करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका बताया। और इन्होंने अपने लॉ में क्या कहा, ध्यान से समझिए। तो बोला कि अगर एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तभी जाकर के मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये तो हमें पहले से पता है। तो इसमें इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, सपोज आई, है ना बेटा? इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है आई। आपको क्या करना है, इसमें एक छोटा सा लेंथ ले लेना है, डीएल। क्लियर? इसमें हमें एक डीएल लेंथ ले लेना है और इसका करंट का डायरेक्शन किधर है? इधर है। बेटे ये जो आई और डीएल है, इनको मिला करके आई डीएल, ठीक है, इसको हम एक वेक्टर मान सकते हैं। कैसे वेक्टर मान सकते हैं? करंट के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन ले लिया तो डीएल क्या बन गया बेटा? वेक्टर बन गया। डीएल क्या बन गया? वेक्टर बन गया। करंट के डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इसका ले लिया। तो इसे, ये जो प्रोडक्ट है इसका करंट का और लेंथ का, इसे कहते हैं करंट एलिमेंट। क्या कहते हैं इसे? करंट एलिमेंट। ओके। इस करंट एलिमेंट की वजह से अगर मुझे कहीं पर, लाइक यहां पर, फील्ड निकालना है, क्या निकालना है बेटा? फील्ड निकालना है, क्या होगा? ठीक है। तो इसके लिए बायोट सेवर्ट ने क्या बताया, समझे। तो बेटा सबसे पहले आपको किसकी वजह से निकालना है? इसकी वजह से निकालना है। कहाँ निकालना है? यहाँ निकालना है। तो आप इसे एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें। इसको जब आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं, ये जो भी डिस्टेंस आएगा उसे कहते हैं बेटा, आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंट टू द पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने निकाल लिया बेटा, ठीक है। और तो यहाँ पर दो चीजें बन गई है ना, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। इसके बीच में कुछ एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, है ना। इस एंगल को मान लो हमने कहा थीटा, इस एंगल को मान लो हमने कहा, क्या कहा बेटा? थीटा कहा। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या कहा। इनका कहना था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज, पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, 1 / 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2
proportional to the current element, that is dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL। ठीक है, करंट एलिमेंट यही था, तो dB इक्वल्स टू क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, IDL। सेकेंड थिंग उन्होंने बोला कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल। ठीक है बेटा, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसके साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन current element and position vector ये पोजीशन वेक्टर हुआ, ये करंट एलिमेंट वेक्टर हुआ, उनके बीच का जो एंगल है उसके साइन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, ये एक हो गया बेटा और ये दो हो गया। तीसरी चीज उन्होंने कहा, कि ये जो फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between them, that is dB 1/r²। ये हो गया तीसरा। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर उन्होंने ये तीन बातें बोली। यही है आपका बेटा, ये तीन स्टेटमेंट जो है यही है बायोट-सैवर्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current element, directly proportional to sine of angle between position vector and current element and inversely proportional to square of distance। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं। अब बेटे अगर आप इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हो, ठीक है, कंबाइनिंग ऑल थ्री क्या बन जाएगा, ऑन कंबाइनिंग देम, ठीक है, क्या हो जाएगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आईडीएल, फिर साइन थीटा और अपॉन में क्या था बेटा, r²। आईडीएल यहाँ से, साइन थीटा यहाँ से और अपॉन r² यहाँ से, तीनों चीज़ें मिलाई तो हमने ये बन गया dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा बाय r²। ओके, अब बेटे आपको पता है कभी भी अगर आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो आपको एक इक्वलिटी के साइन देने के लिए एक कांस्टेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ भी हमें एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। आइए एक कांस्टेंट चूज़ करते हैं इसके लिए। तो dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट। यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो है μ0/4π। क्लियर, यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं बेटा, μ0/4π। बाकी क्या बचा, आईडीएल साइन थीटा अपॉन r²। ध्यान रहे कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, इन एयर और वैक्यूम के लिए कर रहे हैं, इन एयर और वैक्यूम के लिए कर रहे हैं, ध्यान रहे। तो μ0/4π आईडीएल साइन थीटा बाय r² यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें μ0/4π क्या है, हमारा कांस्टेंट है, जिसमें μ0 क्या कहलाता है बेटा, μ0 कहा जाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है ना एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर होता था, उसे हम परमिटिविटी कहा करते थे, वैसी ही कुछ क्वांटिटी यहाँ पर भी है ना, जिसे हम परमिएबिलिटी कहते हैं। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं, एक परमिएबिलिटी हुआ फ्री स्पेस का और एक होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, एंड तीसरा होता है बेटा म्यू आर, जिसे हम रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, और इनमें क्या रिलेशन होता है, रिलेशन, तो बेटे रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी म्यू आर, ये रेशियो होता है बेटा, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू दी, और परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम को किससे शो करेंगे, म्यू से, टू दी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस क्या, म्यू नॉट। तो क्या रिलेशन आया बेटा, देखिए इनके बीच में, यहाँ से हम म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है, म्यू बराबर क्या होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। वेल, आ रहा है समझ में। बट फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम, ये जो म्यू आर की वैल्यू होती है वो होता है 1, ठीक है बेटे, म्यू आर की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए हम एयर के केस में क्या यूज़ कर लेते हैं, म्यू नॉट, और म्यू आर की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ओनली म्यू आर बच जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हर जगह पर म्यू नॉट के साथ म्यू आर होता ही है, ठीक है। क्या याद रखना है बेटा, म्यू नॉट के साथ हमेशा म्यू आर होता ही है, वैसे ही जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं कहा करता था कि एप्सिलॉन नॉट के साथ हमेशा एप्सिलॉन आर होता है, सिर्फ एयर और वैक्यूम के केस में चूंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाती है तो हम वहाँ पर एप्सिलॉन आर हटा लेते हैं, अदरवाइज हर जगह पे होता है। तो कहीं मीडियम की बात होगी तो फट से वहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू नॉट के साथ म्यू आर लगा ही हुआ है, समझ लो चिपका हुआ है ऐसा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। तो अभी हम एयर की ही बात करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो क्या हो गया, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है एक छोटे से एलिमेंट की वजह से आया है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड एक छोटा सा है, इसलिए हमने इसे dB से दिखाया है। अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, गुड। अभी जो हमें मिला है ये हमें क्या बताता है, दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड, है ना, दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नीट्यूड। अब भैया डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, है ना, अब सवाल उठता है कि हम डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, क्लियर है। तो डायरेक्शन के लिए देखो क्या करते हैं, मेथड टू फाइंड डायरेक्शन। सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ मेथड है बेटा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ओके, कैसे काम करता है ये रूल, आइए समझते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल कैसे काम करता है। राइट हैंड थंब रूल से आप स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से फील्ड निकाल सकते हैं और सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकाल रहे हैं फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके लिए देखिए
for straight current carrying conductor. Well, बेटे अगर मान लो ये आपका एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें करंट ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, इसमें करंट ऊपर की ओर जा रही है, तो कैसे करना है आपको देखिए, आपकी जो राइट हैंड है ना, ये राइट हैंड आपको लेना है, अपने थंब को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट पकड़ लेना है। करंट ऊपर जा रहा है ना, तो हमने ऐसा पकड़ लिया, तो बेटे है ना, इस तरीके से आपने क्या किया, अंगूठे को पकड़ लिया और बाकी के जो फिंगर्स हैं मेरी ड्राइंग तो जानते ही हो, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको कर्ल करना है, ठीक, आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ मैं, थंब को रखना है, थंब को रखना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, लाइक ये जो मार्कर मेरा दिख रहा है, इसमें कैप साइड में अगर करंट जा रहा है तो मैं कैप साइड में क्या करूँगा, थंब को पकड़ लूँगा, ठीक है, और फिर ये जो बाकी के फिंगर्स हैं उनको ऐसा मुट्ठी में बांध लूँगा, ठीक है। तो ये आप देखो बेटा, ये कैसे घूम रहा है, इसको अगर ऐसे घुमाऊँगा, ऐसे घुमाऊँगा तो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो देखो ये ऐसे घूम रहा है बेटा, ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना बेटे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा है ना, वो कैसा बनता है, इस तरीके का सर्कुलर फील्ड बनता है, ओके, कैसा बनता है, सर्कुलर फील्ड बनता है, और हर एक सर्कल का सेंटर कॉमन होगा वायर के ऊपर, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनता है और उनका डायरेक्शन है ना, जैसे कि अभी करंट ऊपर जा रहा था तो उसके केस में कैसा बन रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके का, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, ठीक है, क्लास 10th में भी पढ़ा है। तो फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, आप राइट हैंड थंब रूल इस तरीके से यूज़ करेंगे। अगर यही नीचे की तरफ करंट जाए बेटा है ना, अगर ये नीचे की तरफ करंट जाए तो हम थंब को क्या कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, अब इसे मोड़ेंगे, ये मोड़ने पर क्या हो रहा है देखिए, है ना, क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर करंट नीचे की तरफ जाए तो आपको क्या करना है, इस तरीके का बनेगा बेटा, और ये ऐसा, तो ये इस तरीके से घूमेगा, हाँ, इस तरीके से आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, ठीक है। इसमें क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लियर, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, थंब को पकड़ना है करंट के डायरेक्शन में और बाकी फिंगर्स को कर्ल करना है, फिंगर्स के कर्लिंग के डायरेक्शन में ही आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो स्ट्रेट कंडक्टर के केस में कह सकते हैं हम, है ना, स्ट्रेट कंडक्टर के केस में कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आर in the form of concentric circles, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स centered at वायर, सबका सेंटर कहाँ होगा, वायर के ऊपर होगा। तो क्या ये वायर के चारों तरफ मुझे इस तरीके की लाइन दिखाई देंगे, नहीं, ये दिखाई नहीं देंगे, ये हम एज्यूम करते हैं, ये हमारा हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, हमने ऐसा सोचा है कि ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। तो ये तरीका है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिसाइड करने का, क्लियर है। इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि हम राइट हैंड यूज़ कर रहे हैं, थंब यूज़ कर रहे हैं, इसलिए राइट हैंड थंब रूल इसका नाम है। ये सब आपने पहले भी यूज़ किया होगा। इसी तरीके से अगर आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो स्ट्रेट ना हो करके अगर वो सर्कुलर लूप के रूप में हो तो क्या करें,
केस 2, for circular current carrying loop, ध्यान से समझे बेटा। तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में क्या होता है, अगर मान लो ऐसा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है सर्कल के फॉर्म में और इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, कैसा बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जस्ट उल्टा यूज़ करना है, राइट हैंड थंब रूल का जस्ट उल्टा यूज़ करना है। क्या पहले क्या करते थे बेटा, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते थे और फिंगर्स फील्ड को बताता था। इस बार उल्टा करना है, फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखोगे, है ना, तो करंट अभी एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको ऐसा एंटी क्लॉकवाइज मोड़ो बेटा। ऐसा मोड़ोगे तो थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है बेटा, ऊपर, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है। ये देखो ऐसा परपेंडिकुलर, तो इस पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा कैसा होगा बेटा, परपेंडिकुलर। और किधर है देखो, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ठीक है, कैसा है फील्ड बेटा, इस बोर्ड के बाहर आ रहा है, आउटवर्ड। तो इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, अगर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना बेटा, उसको दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो क्रॉस फील्ड से या तो डॉट फील्ड से। अगर बाहर रहे ना तो उसे डॉट से दिखाते हैं, डॉट फील्ड से क्या कहते हैं, डॉट फील्ड। इसका मतलब होता है आउट ऑफ पेपर, आउट ऑफ द पेपर या फिर आउट ऑफ द बोर्ड, है ना, ऐसा डॉट फील्ड से। तो अभी इसका फील्ड का डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है ना, इसलिए डॉट फील्ड, इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। अगर इसका उल्टा होगा, अगर इसका उल्टा होगा, अपोजिट होगा, करंट जो है क्लॉकवाइज घूमे, है ना, तो आपको क्या करना बेटा, आपको जो फिंगर्स है वो इस तरीके से घुमाने पड़ेंगे। आपको ऐसा घुमाओगे बेटा तो थंब जो है वो किधर जा रहा है, अभी अंदर जा रहा है, ठीक है, इनसाइड जा रहा है। तो क्लॉकवाइज के केस में आपका फील्ड देखो अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलरली अंदर जा रहा है, तो आपका फील्ड क्या होगा, क्रॉस। इसे कहते हैं क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड, क्रॉस फील्ड का मतलब होता है इनटू द पेपर, इनटू द पेपर या फिर इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड। ये क्रॉस फील्ड और इसका मीनिंग होता है। तो अच्छे से समझ में आ गया कि हमें डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना है। ओके, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना है ये समझ में आ गया। अब बेटे यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड मिल गया और यहाँ से हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। ओके, क्या हम दोनों को एक साथ नहीं बता सकते, क्या दोनों को हम एक साथ दिखा सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो आइए देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। ओके, क्या बात कर रहे थे हम, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। तो इसके लिए मुझे दोबारा ये बनाना पड़ेगा बेटे। चलो, इस तरीके का था, यहाँ पर हमने एक करंट एलिमेंट लिया था IDL वेक्टर फॉर्म में, यहाँ हमने पोजीशन वेक्टर लिया था R, क्लियर, और ये एंगल था थीटा। ठीक है, ये एंगल था थीटा। तो बेटे हमारे पास आया था मैग्नीट्यूड इसका μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब आप एक चीज़ सोचो बेटा, IDL क्या है, वेक्टर है, और ये R क्या है, वो भी वेक्टर है, और थीटा उसके बीच का क्या है बेटा, एंगल है। थीटा उसके बीच का एंगल है।
अगर मैंने इसको ऐसा लिखा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल इंटू 1 इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 यानी क्या, यूनिट, 1 यानी क्या, यूनिट। एक क्वांटिटी हमने पढ़ा था बेटा यूनिट वेक्टर, वेक्टर चैप्टर में हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर, याद है आपको? तो यूनिट वेक्टर क्या चीज़ होता था बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता था, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता था। तो ये जो आर वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर अगर हमने निकाला तो आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, आर कैप कैसे निकलता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड किया तो यूनिट वेक्टर हो जाता है ना, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है, 1, ठीक। तो बेटे dl है ना, ये आई डी एल ये वाला हो गया, और 1 ये वाला इसका यूनिट वेक्टर हो गया, और साइन थीटा उनके बीच के एंगल का हुआ। याद करो आपने एक चीज़ पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट, तो a क्रॉस b क्या होता था बेटा, a b साइन थीटा होता था ना। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, a b साइन थीटा, a b साइन थीटा के फॉर्म में है, b इसका मैग्नीट्यूड है बेटा यूनिट वेक्टर का। तो ये जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस, किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया है, यूनिट वेक्टर के साथ, आर कैप का, अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो इसे इस तरीके से हमने लिखा। अच्छा, आर कैप यानी यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा है हमने, देखो वेक्टर आर अपॉन आर, तो इसे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस, आर की जगह, आर कैप की जगह क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन आर, और पहले से क्या था बेटा, आर स्क्वायर। तो फिर ये क्या बन जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है बेटा। ये भी वेक्टर फॉर्म हुआ और ये भी वेक्टर फॉर्म हुआ। अगर यहाँ पर यूनिट वेक्टर रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर होगा, कंप्लीट वेक्टर रखेंगे तो यहाँ पर क्यूब होगा, कंप्लीट वेक्टर रखेंगे तो यहाँ पर आर क्यूब होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेक्टर फॉर्म, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद है, क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा करते थे। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, वेक्टर होता है। तो ये करने से जो हमें मिलेगा बेटा, ये करने से जो हमें मिलेगा वो ऑब्वियसली हमेशा क्या होगा, वेक्टर होगा, है ना। इससे हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। क्लियर, आ रही बात समझ में? तो ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है वेक्टर फॉर्म में। चलिए अब इसे बायोट-सैवर्ट लॉ को हम कुछ और रूप में भी दिखा सकते हैं। कैसे? अब एक चीज बताओ बेटे, आपने पढ़ा था करंट डेंसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है करंट डेंसिटी। क्या होता था बेटा करंट डेंसिटी? J इक्वल्स टू आई अपॉन ए हुआ था बेटा, J इक्वल्स टू आई अपॉन ए। अगर मैंने ऊपर नीचे dl से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, dl dl, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a dl आई dl और a dl। ए क्या चीज़ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता था, और dl हमने लेंथ लिया, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। तो J इक्वल्स टू आई dl अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, dv। आप सभी को पता है कि J कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। J कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस आई dl के बदले हम क्या लिख सकते हैं बेटा, J dv लिख सकते हैं, है ना बेटे। क्या लिख सकते हैं, J dv। तो क्या हम आई dl को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, है ना, आई dl को हम J dv से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम बायोट-सैवर्ट लॉ को, बायोट-सैवर्ट लॉ in the form of in terms of current density दिखा सकते हैं, current density, ठीक है। बायोट-सैवर्ट लॉ को इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी दिखा सकते हैं। यहीं से देख लो, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl के बदले क्या लिख लेंगे हम, J dv क्रॉस आर
अपॉन आर क्यूब। तो dv को बाहर कर लो, dv को बाहर कर लो, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई जे क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब dv। ठीक है, ये आपको दे देगा क्या, dv क्या चीज़ है बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, करंट एलिमेंट का, वॉल्यूम ऑफ करंट एलिमेंट। ठीक, यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया करंट एलिमेंट के टर्म में। अगर जैसा हमने बोला आपको कि मूविंग चार्ज है ना, मूविंग चार्ज भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। बेसिकली करंट है क्या चीज़, करंट मूविंग चार्ज ही तो है। तो हम मूविंग चार्ज के रूप में भी बायोट सैवर्ट लॉ को दिखा सकते हैं। कैसे, आइए क्या बोल रहा हूँ मैं, बायोट सैवर्ट लॉ, बायोट सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ क्या चीज़ बेटा, चार्ज, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। चूंकि I बराबर क्या होता था बेटा, चार्ज अपॉन टाइम, है ना, I इक्वल्स टू क्या होता था, चार्ज अपॉन टाइम। अगर मैंने दोनों साइड dl से मल्टीप्लाई कर दिया तो I dl, इस टाइम को dt ले लेता हूँ, तो I dl और q तो था ही, और हमने किससे मल्टीप्लाई किया, dl से। तो ये ऐसा हो जाएगा क्या बेटा, I dl बराबर q dl बाई dt। ओके, तो dl बाई dt, dl क्या है, लेंथ, और टाइम, लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है, सॉरी स्पीड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, I dl इक्वल्स टू q इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, I dl के बदले हम क्या लिख सकते हैं बेटा, q इंटू वी। ये वेक्टर होता है बेटा, और वेलोसिटी भी वेक्टर होता है। तो I dl के बदले हम क्या लिखा सकते हैं, q v लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटे, dv इक्वल्स टू मूविंग चार्ज के टर्म्स में म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl के बदले क्यू वी लिख लिया हमने, तो क्यू वी क्रॉस आर बाय आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्यू को सेपरेट कर लो बेटा, v क्रॉस आर बाय आर क्यूब क्यू dv। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, मूविंग चार्ज के टर्म्स में बायोट सैवर्ट लॉ को शो किया। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। अब बात उठती है कि हम बायोट सैवर्ट लॉ को अप्लाई कैसे करें, ठीक है, बायोट सैवर्ट लॉ को अप्लाई कैसे करें, ठीक है। तो इसके कई सारे एप्लीकेशन है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सैवर्ट लॉ। ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें बहुत अच्छा टूल देता है ना, एक तरह से कह सकते हैं इट इज़ अ सिंपल टूल टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड। एप्लीकेशन ऑफ बायोट सैवर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सैवर्ट लॉ, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। अलग अलग तरीके की चीज़ों की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से निकाल सकते हैं, सर्कुलर कंडक्टर की वजह, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स मिल सकता है। सोलेनॉइड होता है, टोरॉइड होता है, इन सब की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। क्लियर, आइए समझते हैं, ठीक। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोट सैवर्ट लॉ में पहला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर।
सेंटर पर अगर निकालना हो मुझे मैग्नेटिक फील्ड, किसके वजह से? सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिए। तो बेटे अगर ये एक कंडक्टर हो, ओके, ये एक कंडक्टर हो, सर्कुलर है और इसमें करंट सपोज इस तरीके का बह रहा है, ठीक है, इस तरीके का करंट बह रहा है, और यहाँ मुझे क्या करना है? फील्ड निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो बेटे कहीं पर भी एक एलिमेंट ले लो, यहाँ पर जैसे कि मैंने ले लिया एलिमेंट, हाँ, क्या नाम बोला? DL, है ना, और इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा? करंट ऐसे घूम रहा है ना, इस तरीके से, तो यहाँ कैसे घूमेगा? कहीं पर भी टेंजेंशियल होगा, तो DL का डायरेक्शन, IDL का डायरेक्शन ये हो गया बेटा, IDL का डायरेक्शन ये हो गया। और कहाँ निकालना है बेटा? यहाँ पर, तो ये क्या बन गया? पोजीशन, यानी R, तो ये R वेक्टर हो गया। तो बेटा DL वेक्टर, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, है ना, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो आपने क्या सीखा है बेटा? सिंस अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ क्या पढ़ा है? dB इक्वल्स टू क्या होता है? μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन R²। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये फॉर्मूला था बेटा। और यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्री, साइन 90 क्या हो जाता है? 1। तो सिंस थीटा इक्वल्स टू 90, dB इक्वल टू हो जाता है μ0/4π IDL अपॉन R², ठीक है, μ0/4π IDL अपॉन R²। वेल, अच्छे से समझ में आ रहा है? अब बेटा ये तो निकला हमारा क्या? एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, दिस स्मॉल एलिमेंट। अब हमें अगर टोटल फील्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इन पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल फील्ड जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dB को इंटीग्रेट करना पड़ेगा μ0/4π IDL अपॉन R² के, है ना बेटे? μ0/4π IDL अपॉन R² को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बच्चे μ0/4π तो कांस्टेंट था ही, तो μ0/4π बाहर आ गया। करंट भी क्या है बेटा? उसमें कांस्टेंट है, I भी बाहर आ गया। रेडियस भी उसमें कांस्टेंट है, बाहर आ गया। बचा क्या बेटा अंदर में? DL। तो इंटीग्रेशन आप किसको करोगे? DL को करोगे। जब आप छोटे छोटे DL को इस पूरे सर्कल के ऊपर इंटीग्रेट करोगे, तो चूंकि आपको पता है इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? समेशन, सम करना। जब आप सम करते हो तो आपको ये टोटल लेंथ मिलेगा, विच इज इक्वल टू हाउ मच बेटा? 2πr। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो μ0I/4πr² इंटू 2πr, ठीक है। तो 2π और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आ रहा है वो है μ0I/2 ऑफ r, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है? μ0I/2 ऑफ r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। अच्छे से समझ में आ रहा है? क्लियर? μ0I/2 ऑफ r। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस तरीके से मोड़ोगे, ये थंब का डायरेक्शन इधर आ रहा है। अगर ये इस तरीके का करंट बहता तो थंब का डायरेक्शन अंदर होता, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? मैग्नीट्यूड डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो इस तरीके से आपका निकलेगा। क्लियर? ये कब है बेटा? जब इस लूप में सिर्फ एक ही सिंगल लूप है तब, ठीक है। फॉर सिंगल लूप, फॉर सिंगल टर्न, उसमें एक ही फेरा हो, एक ही चक्कर हो, तो इस तरीके से होगा। बट अगर सोचो कि इसमें हमने कई सारे टर्न्स लगा रखे हैं, ऐसे 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 बार बार घुमाया है, तो इसका मतलब उतने बार बार हैं बेटा, n नंबर ऑफ लूप है इसमें, n नंबर ऑफ लूप। जब एक से अधिक टर्न्स होते हैं बेटा तो उसे हम कॉइल कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? कॉइल। तो अगर ये सर्कुलर कॉइल है, for coil of n turns, ठीक है बेटे। तो एक लूप के लिए देखो कितना आया? μ0I/2 ऑफ r आया। तो जितने n है बेटा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? लूप के लिए आ जाएगा, ठीक है, सॉरी कॉइल के लिए आ जाएगा। दिस इज फॉर कॉइल। आ रही बात समझ में? क्लियर? अब बेटा
अगर आपका जो लूप है वो कंप्लीट लूप ना हो, ठीक है, एक सिर्फ आर्क हो, एक लूप का छोटा पार्ट हो, फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क, ठीक है, आर्क के कारण निकालना हो। तो बेटे अगर ये है, इसका हमने आर्क लिया मतलब इस तरीके का कुछ होगा, ठीक है, ये आर्क होगा, यहाँ पर एंगल क्या है मान लो थीटा, और इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो डायरेक्शन तो आप वैसे ही डिसाइड करेंगे जैसा पहले डिसाइड करते थे, ये ऐसे मुड़ रहा है और ये ऐसा आ रहा है तो आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन वैसे ही डिसाइड कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा फुल साइकिल की वजह से, फुल लूप की वजह से कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना, म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो एक पार्ट की वजह से क्या होगा, इनटू क्या कर लोगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्या करोगे बेटा, थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो जो भी एंगल होगा यहाँ पे वो एंगल रख दोगे, आपको आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसी एक आर्क की वजह से। ओके, तो ये है बेटा आपका एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन था सर्कुलर लूप की वजह से, ठीक है। अब आगे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इसके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है, बाय बाय।